Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 16th of March 2025. 16 मार्च 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले फ्रंट पेज के साथ। आई होप आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगेगा और यूपीएससी के लिए आपको जितना पढ़ना है उतना पूरा मैं बता रहा हूँ। कल किसी ने कमेंट किया था कि दिस इज़ नॉट इनफ एंड ऑल, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको ऐसा लगे ना न्यूज़पेपर में कि इनफ नहीं है या कुछ ऐसा, तो आप मेरे को कंटेंट बताया करो ना कि कौन सा आपको लग रहा है कि मिसिंग है ना। पेपर तो आप भी देखते हो, तो आप बस इतना तय करो कि कौन सा आपको लग रहा है कि मिसिंग है। बट मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ दैट इज़ मोर देन इनफ। चाहे मैं 15 मिनट का वीडियो बनाऊँ चाहे 25 मिनट का बनाऊँ, जितना उस दिन के लिए रिक्वायरमेंट होगा उतना मैं आपको पूरा बताऊँगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस फ्रंट पेज के साथ। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा से अपना प्लान स्टार्ट कर दिया है आधार को एपिक के साथ लिंक करने का। एपिक क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। एपिक इज आपका इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसमें आपका फोटो आइडेंटिटी रहता है और ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाया गया है, जिसमें आपका इलेक्शन का नंबर भी रहता है, आपका वोटर आईडी नंबर भी रहता है और सारी चीज़ें फोटो आइडेंटिटी भी रहती है, ठीक है ना। ये एपिक कार्ड को अटैच करना है विद द आधार। हालांकि ये आइडिया स्टार्ट किया गया था, पहले भी आइडिया स्टार्ट किया गया था। देखो लिखा भी है, द इलेक्शन कमीशन ट्राई टू लिंक आधार यूजिंग विद द वोटर आईडी इन 2015, है ना। तब उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसका नाम था नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। क्या नाम था? नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम, जिसको नर पैप बोलते थे, NERPAP, नेशनल इलेक्टोरल रोल्स प्यूरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन प्रोग्राम। यहाँ इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का रीज़न क्या था कि जो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं इलेक्टोरल रोल्स में, एक ही व्यक्ति का नाम अलग अलग इलेक्टोरल रोल्स में है, उनको रिमूव करना, उसको हटाना, ठीक है ना। तो उसके बेसिस पे इसने लगभग 300 मिलियन वोटर्स का मतलब 3 महीने के अंदर लिंक कर दिया था आधार को एपिक के साथ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक इंटरिम ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने ये बोला कि नहीं, आधार का यूज़ मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, और अगर वो मैंडेटरी कर रहे हो तो केवल और केवल उसको वेलफेयर स्कीम्स के लिए आप मैंडेटरी कर सकते हैं, ठीक है ना। केवल और केवल वेलफेयर स्कीम्स के लिए और पैन लिंकिंग के लिए आपको उसको मैंडेटरी करना है। इसके बाद ये जो एक्सरसाइज है इसको रोक दिया गया था, हॉल्ट कर दिया गया था। नाउ दे आर अगेन रिविजिटिंग दैट आइडिया। हालांकि इस बार भी उन्होंने कहा है कि भैया ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इसमें वॉलंटरी रहेगा। इसके बाद ये भी रहेगा कि ज़रूरी नहीं कि आप दें, और ऐसा नहीं कि अगर आपका पास आधार नहीं है तो आपका इलेक्टोरल आईडी से नाम हट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये सारे क्लैरिफिकेशंस ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, बट दे आर ट्राइंग टू अटैच दिस इन ऑर्डर टू रिमूव द डुप्लीकेट एंट्रीज। जो इलेक्टोरल रोल्स में डुप्लीकेट एंट्रीज उनको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। ये प्रोग्राम जरूर याद रखना, NERPAP प्रोग्राम जो है। अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने मीटिंग की थी यूनियन होम सेक्रेटरी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि UIDAI का जो आधार है उसको लिंक करना है वोटर आईडी के साथ। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज है, प्लांट स्पीशीज फर्स्ट कलेक्टेड 27 ईयर्स अगो आइडेंटिफाइड एज अ न्यू स्पीशीज ऑफ जीनस उनियाला। तो एक्चुअली ये न्यूज़ इसलिए रेलिवेंट हो जाती है क्योंकि ये स्पीशीज़ मिली 27 साल पहले थी, तब इसका दूसरा नाम सोचा गया था, दूसरे जीनस का माना गया था। बट नाउ आफ्टर 27 ईयर्स इट हैज़ बीन नेम्ड एज अ न्यू स्पीशीज़, ठीक है ना। तो एक श्रब की स्पीशीज़ है, इट्स अ डेंस श्रब। यहाँ इसके लाइट पर्पल फ्लावर्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज द स्पीशीज़, लाइट पर्पल फ्लावर्स हैं, है ना। एंड ये अगस्थ्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व जो केरला के तिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में आता है, केरला में आता है अगस्थ्यमाला, वहाँ पे ये पाया गया था। नाउ इट हैज़ बीन कंफर्म्ड एज अ डिस्टिंक्ट स्पीशीज अंडर जीनस उनियाला। उनियाला जीनस के अंदर इसको एक नई स्पीशीज माना गया है। काफ़ी बोटानिकली सिग्निफिकेंट स्पीशीज़ है क्योंकि 27 साल पहले इसका जो सैंपल था वो कलेक्ट किया गया था। एंड इट इज़ एंडेमिक टू साउथ वेस्ट इंडिया। याद रखिएगा, इट इज़ एंडेमिक टू, एंडेमिक का मतलब क्या होता है कि उसी रीजन में पाया जाता है, हर जगह नहीं पाया जाता है, कि उसी पर्टिकुलर रीजन में पाया जाता है, इसलिए एंडेमिक टू साउथ वेस्ट इंडिया, इसमें कि आपका केरला वाला पार्ट आता है। इसका नाम जो रखा गया है वो रखा गया है उनियाला केरलेंसिस। याद रखिएगा, उनियाला केरलेंसिस नाम रखा गया है आफ्टर द स्टेट ऑफ केरला। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर आप देखें IUCN की लिस्ट में जो यूनियाला केरलेंसिस है, इसका जो स्टेटस है दैट इज डेटा डेफिशिएंट। याद रखिएगा, द IUCN स्टेटस ऑफ उनियाला केरलेंसिस इज डेटा डेफिशिएंट एंड
थोड़ा सा इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो IUCN की रेड लिस्ट है वो कौन कौन सी कैटेगरीज में क्लासीफाई करती है। तो इसका बहुत ही आसान है। इसमें 9 कैटेगरीज होती हैं, जिसमें पहली कैटेगरी होती है एक्सटिंक्ट, दूसरी होती है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, तीसरी है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, चौथी है इंडेंजर्ड, पांचवी है वल्नरेबल, छठवीं है नियर थ्रेटेंड, सातवीं है लीस्ट कंसर्न, आठवीं है डेटा डेफिशिएंट एंड नौवीं है नॉट इवेल्युएटेड। तो यूपीएससी ये भी पूछ सकता है जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगरीज अंडर द IUCN रेड लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैटेगरीज, या हाउ मेनी ऑफ दीज आर द कैटेगरीज। ठीक है, तो याद रखिएगा एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड, लीस्ट कंसर्न, डेटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवेल्युएटेड। तो ये जो है वो डेटा डेफिशिएंट है। अच्छा, एक्सटिंक्ट और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड में डिफरेंस क्या होता है? एक्सटिंक्ट का मतलब होता है कि जब ये कंफर्मेशन हो कि लास्ट इंडिविजुअल जो है उसकी डेथ हो चुकी है ऑफ दैट स्पीशीज, और एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड का मतलब है कि नॉर्मल जो नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन या हिस्टोरिकल जो रेंज है उस एनिमल की, उसमें वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बाहर कहीं पे भी हो सकता है वो, है ना। नॉर्मली वो नहीं मिलेगा, लेकिन सर्वाइव अगर कर रहा है तो केवल कैप्टिविटी में या अपने नेचुरलाइज्ड पॉपुलेशन के जोन के बाहर सर्वाइव कर रहा है, तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड बोलते हैं इसको। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड वो स्पीशीज होती है जिनको रिस्क होता है ऑफ एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड। ठीक है ना, एक्सटिंक्शन इन द वाइल्ड अगर कोई स्पीशीज होने वाली है तो वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो जाती है। ठीक है ना, होने वाली है तो, ठीक है ना, एक्सटिंक्ट होने वाली तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड होती है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। आप मेरे साथ बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे तीसरी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट कॉल्स फॉर overhaul of criteria used for identifying ST population. Now this is a very very good news article, बहुत अच्छी न्यूज़ आर्टिकल है। इस बार जो इस आर्टिकल में जो बात कही गई वो ये है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जो अभी आप ST को कैटेगराइज करने के लिए क्राइटेरिया आपने बनाए हैं उसको ओवरऑल करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया बने हैं बहुत ही नैरो लुकिंग क्राइटेरियाज हैं, है ना। रादर देन सीइंग द स्पेक्ट्रम ऑफ ट्राइबलनेस, है ना, आप उसकी ट्राइबलनेस को नहीं चेक कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें आप चेक कर रहे हैं। तो दिस इज व्हाट हैज़ बीन द डिस्कशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस में डिस्कशन हुआ। तो अभी जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड अपॉन द लोकूर कमेटी, 1965 में ये आया था। लोकूर कमेटी के माध्यम से जो क्राइटेरिया दिए गए हैं, याद रखिएगा ST के जो क्राइटेरिया हैं एट प्रेजेंट दे आर फ्रॉम 1965 लोकूर कमेटी। इसके हैं प्रिमिटिव ट्रेट्स, डिस्टिंक्टिव कल्चर, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बैकवर्डनेस, ये पैरामीटर देखे जाते हैं। प्रिमिटिव ट्रेट्स होने चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होना चाहिए, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट होनी चाहिए एंड बैकवर्डनेस होनी चाहिए, है ना। नाउ ऑथर सेज कि जो ये क्राइटेरिया है दिस इज ऑब्सोलीट, कॉन्डेसेंडिंग एंड इनफेक्टिव। बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो इसको 100% मीट नहीं करती हैं। तो यहाँ पे जो सजेशन दिया है एंथ्रोपोलॉजिकल कमीशन ऑफ इंडिया ने या एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जो दिया है एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस में, वो ये कहा है कि स्पेक्ट्रम बेस्ड असेसमेंट आपको करना चाहिए, जिसमें आप एक अलग अलग इंडिकेटर्स का मैट्रिक्स बनाएं जिससे उनकी डिग्री ऑफ ट्राइबलनेस दिख सके। डिग्री ऑफ ट्राइबलनेस अब कैसा दिख सकता है, तो ऑथर ने बहुत अच्छे क्राइटेरियाज बताए, जैसे मुझे तो बहुत पसंद आए जब मैंने पढ़े थे। तो आपको बताता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा नए इंडिकेटर्स आप ऐड करो, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस, उनके मैरिज का तरीका, किनशिप, रिचुअल्स, लैंग्वेज। जैसे आप MP में देखोगे तो बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ मैरिज होते हैं, जैसे दूध लौटावा विवाह होता है एक, है ना, और इसी तरह से बहुत सारे अलग अलग तरीके से हैं, है ना, धरपकड़ विवाह भी होता है बहुत जगहों पे। तो इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको भी आप इंडिकेटर बना सकते हैं। देन मटेरियल कल्चर, हेड गियर पहनते हैं कि नहीं पहनते, वेपनरी यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत सारे जो टेंजिबल कल्चरल मार्कर्स हैं उनको आप देख सकते हैं। टैटू आप देख सकते हैं, बहुत सारे ट्राइब्स हैं टैटू के लिए फेमस है ना। देन एम्स टू अलाइन विद कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स एंड असिस्ट द ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑल्सो। तो ये आप सोशल इंडिकेटर्स और जो मटेरियल कल्चर हैं ये पैरामीटर्स आप ऐड कर सकते हैं। तो ऑथर ने वही कहा है। इससे एक्सपेक्टेड ये है कि बेटर क्लासिफिकेशन हो पाएगा। तो जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हमको मणिपुर में देखने को मिला है, मिती कम्युनिटी और ST और जो आपका कुकीज नागा ट्राइब्स के बीच में, है ना, तो वहाँ पे वो चीज़, ऐसी चीज़ें से आप बच सकते हैं। तो ऑथर ने वही सजेशन दिया है यहाँ पे कि आपको हिस्टोरिकल अप्रोच के लेने की जगह आपको ट्राइबलनेस, डिग्री ऑफ ट्राइबलनेस देखने की आवश्यकता है, जिसके पैरामीटर्स मैंने आपको बता दिए। आगे मूव करते हैं। $1 बिलियन फंड टू सपोर्ट द क्रिएटर्स इकोनॉमी। क्रिएटर्स इकोनॉमी एक्चुअली किसको बोला गया है, जो आपका मूवीज क्रिएट करते हैं ना, ये सब जो
नए नए लोग आजकल मूवी क्रिएट कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं, इनको क्रिएटर इकोनॉमी कहा गया है। एक्चुअली एक वेव्स समिट होने वाला है, याद रखिएगा, ये मुंबई में होगा 1 से 4 मई के बीच में। वेव्स समिट, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट बोलते हैं 2025, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट 2025, ये होने वाला है मुंबई में। और वेव्स जो है उसके बारे में ही एस जयशंकर जी ने कहा था कि इट विल सर्व एज अ pivotal platform for fostering discussions, collaboration and innovation for the media and entertainment industry। तो जो ये आपका creators economy है, this is for the innovators, collaborators and media persons, entertainment industry के जो है उसके लिए creator economy शब्द यूज़ किया गया, तो ये भी आप याद रखेगा। आगे मूव करते देखते और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। यहाँ पे 2 आर्टिकल्स हैं। वाई हैज इंडिया गॉट अनदर टाइगर रिजर्व, तो ये बात चल रही है एक्चुअली इंडिया के जो 58th टाइगर रिजर्व है माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में, उसके बारे में किसको डिक्लेयर किया गया है, क्यों किया गया है। तो इसका रीजन बहुत सिंपल है। पहले तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में 9 टाइगर रिजर्व हैं टोटल, जो कि इंडिया में हाईएस्ट हैं किसी भी एक स्टेट में, ठीक है ना। महाराष्ट्र में 6 हैं, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटका में 5 हैं। टाइगर रिजर्व क्यों बनाए जाते हैं, तो क्योंकि पहले अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो 40,000 टाइगर से ज़्यादा इंडिया में हुआ करते थे, लेकिन ये नंबर गिरते गिरते 4,000 तक पहुंच गया और फिर तो 2,000 के भी नीचे आसपास आ गया था। बट एक्सपेंशन किया गया बिकॉज ऑफ द टाइगर रिजर्व, जो मैंने आपको बताया 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आता है ना। और बहुत सारे रीजंस थे इनके जाने के, पोचिंग होने लगी, डिफॉरेस्टेशन होने लगा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होने लगा, इसीलिए फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स में इंडिया में सबसे पहले 1969 में इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ बनाया गया। याद रखिएगा, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रपोज्ड बैनिंग वाइल्ड कैट स्किन एक्सपोर्ट्स। 1969 में ये इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने प्रपोज किया कि बैन कर देना चाहिए वाइल्ड कैट स्किन एक्सपोर्ट को। फिर IUCN के रेड डेटा बुक में जब इसको इंडेंजर्ड क्लासीफाई किया गया तो 1972 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बनाई फॉर टाइगर प्रिजर्वेशन। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया और ये लॉन्च किया गया कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से। याद रखिएगा, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से लॉन्च किया गया था एंड इसने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया। कॉर्बेट हमारा फर्स्ट टाइगर रिजर्व था, याद रखिएगा। इसके अलावा पलामऊ झारखंड में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, सुंदरवन वेस्ट बंगाल में है, मानस असम में है, रणथंभौर राजस्थान में है, कान्हा MP में है, मेलघाट महाराष्ट्र में है, बांदीपुर कर्नाटका में है, कुछ ये नाम है। इसके अलावा NTCA भी आपको पता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि मैनेज करती है प्रोजेक्ट टाइगर को, ये भी आपको याद रखना है। एंड एवरी रिजर्व मस्ट हैव अ साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट प्लान, कोर एंड बफर जोन अलग अलग डेजिग्नेटेड रहती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिजर्विंग द टाइगर पॉपुलेशन, जो कि इंडिया में इस समय 3,600 3600 के आसपास है, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 700 से ऊपर टाइगर्स हैं। याद रखिएगा, टोटल इंडिया में 3600 के आसपास टाइगर्स आ चुके हैं अब, और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, उसके बाद कर्नाटका में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, याद रखिएगा। व्हाट्स ऑन द एजेंडा ऑफ रायसीना डायलॉग, तो अभी रायसीना डायलॉग जो है वो होने वाला है 17 से 19 मार्च के बीच में, लोकेशन नई दिल्ली में होता है। इस बार के रायसीना डायलॉग की थीम जो है वो कालचक्र है, व्हील ऑफ टाइम जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको इनॉग्रेट करेंगे। बहुत सारे डेलीगेशंस आने वाले हैं, US फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट्स आने वाले हैं, है ना। रीज़न इस बार क्या है, इस बार बहुत सारे डिस्कशंस होने हैं। एक तो जो क्वाड का कोऑपरेशन है उसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, है ना। क्वाड कोऑपरेशन में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा जो यूक्रेनियन वॉर है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। US की पॉलिसीज़ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे, मे बी बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प्स थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट रजीम है, तो US का जो फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हुआ है उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन होने की संभावना है। और आपको पता होना चाहिए कि जो रायसीना डायलॉग है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जियो इकोनॉमिक डायलॉग। जियो इकोनॉमिक डायलॉग्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिल्ली में होते हैं। और ये किसके तर्ज पे होते हैं, ये होते हैं आपका एक शंग्रीला डायलॉग होता है, सिंगापुर में होता है शंग्रीला, उसी के तर्ज पे ये किया गया। तो ये 10th एडिशन है, याद रखिएगा, दिस इज द 10th एडिशन ऑफ योर रायसीना डायलॉग। तो ठीक है, हो जाना चाहिए। आगे मूव करते हैं, यहाँ पे मेलियोडोसिस के बारे में आया, तो मेलियोडोसिस क्या है वो देख लेते हैं। एनवायरमेंटल मैपिंग रिवील्स मेलियोडोसिस पीक्स ड्यूरिंग मानसून। तो रिसर्च में यह है कि मेलियोडोसिस जो होता है वो पीक कर जाता है मानसून सीजन में। तो मेलियोडोसिस क्या होता है वो बता दूं आपको। मेलियोडोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लिख लेना आप लोग अपने उस पर। मेलियोडोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको कॉज कौन करता है,
तो बुरखोल्डेरिया स्यूडोमेली, याद रखेगा, बुरखोल्डेरिया स्यूडोमेली, ये है बैक्टीरिया जो कि कॉज करता है मिलियोडोसिस। एंड इट इज एक्वायर्ड, कैसे एक्वायर होता है बैक्टीरिया? इनोक्यूलेशन, इनहेलेशन और इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड सॉइल एंड वाटर। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में कॉमन है। सिम्टम्स इसमें माइल्ड स्किन इन्फेक्शन से सीवियर निमोनिया और सेप्टिसीमिया हो जाता है। ऑर्गन फेलियर, डेथ तक हो सकती है सीवियर केसेस में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एंड एशिया में बहुत सारे केसेस हैं, साउथ एशिया स्पेशली 44% केसेस हैं। एंड ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मिलियोडोसिस याद रखिएगा, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ही पाया गया है, देखने को मिला है, उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली जो मानसून और पोस्ट मानसून सीजन है उसमें बहुत ज़्यादा ही फैलता है, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, देखो लिखा है ना, द बैक्टीरिया कैन कॉज अ रेंज ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, ट्रिवियल स्किन इन्फेक्शन जो मैंने आपको बताया। बैक्टीरिया कैन कॉज मिलियोडोसिस, रिक्वायर्स प्रोलॉन्ग्ड इंक्यूबेशन कंडीशन एंड हेंस एस्केप डिटेक्शन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। होप यू गॉट क्लैरिटी। एक और न्यूज़ आई थी, ट्रीटिंग चिकनगुनिया यूजिंग HIV एड्स ड्रग एफाविरेंज। तो यहाँ पे एक ड्रग का नाम है एफाविरेंज, जिसका यूज़ किया जा रहा है फॉर ट्रीटिंग चिकनगुनिया, है ना। ये HIV एड्स की एक ड्रग है और इसको रिसर्च किया जा रहा है। एफाविरेंज का इम्पैक्ट देखा जा रहा है ऑन चिकनगुनिया। चिकनगुनिया आप सबको पता होना चाहिए, चिकवी वायरस जो चिकनगुनिया वायरस होता है उसके द्वारा फैला जाता है। तो मतलब याद रखिएगा, इस एक वायरल डिसीज है। एफाविरेंज क्या है? एफाविरेंज HIV एड्स की ड्रग है जिसका टेस्ट किया जा रहा है एंड ये टेस्ट कर रहे हैं ऑन द चिकनगुनिया। चिकनगुनिया मैंने बता दिया वायरल डिसीज है। इट बिलोंग्स टू अल्फा वायरस जीनस, जो चिकनगुनिया वायरस होता है टोगा विरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। और इसका इन्फेक्शन होता है बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज एगिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। याद रखिएगा, दो मॉस्किटोज के नाम, एडीज एगिप्टी एंड एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो। एंड सेम मॉस्किटोज स्प्रेड करते हैं डेंगी एंड जीका वायरस को भी। तो ये भी आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये भी आपको मैंने बता दिया। सो दिस इज आई थिंक इट फॉर द डे। इतना ही आपको जानना जरूरी है आज के न्यूज़पेपर में। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड कल का जो विमेन IPL है, इस बार फिर से मुंबई ने जीत लिया। विमेन IPL 3rd एडिशन है शायद मुंबई, जिसमें 2nd जीती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।